आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। कर्नाटक सियासी बहरान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी एमएलएज ने असेंबली स्पीकर के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। मामले की सुनवाई के दौरान बागी अराकीन असेंबली की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि स्पीकर अपनी जिम्मेदारी की पासदारी नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में अजीब हालात हैं। अराकीन असेंबली को आवाम के बीच दोबारा जाना भी है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने बेंगलुरु में मंगल को पार्टी के उन 10 बागी अराकीन असेंबली में से 9 को नाअहल करार देने की मांग की है। इन अराकीन असेंबली ने कर्नाटक असेंबली से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस लेजिस्लेचर के लीडर सिद्धारमैया ने कहा है कि हमने स्पीकर केआर रमेश कुमार को दल बदल मुखालिफ कानून के तहत 9 बागी अराकीन असेंबली को नाअहल करार देने के लिए गुजारिश की है। जनता दल सेकुलर के 3 अराकीन असेंबली समेत 13 बागियों में से 12 ने 6 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, जबकि कांग्रेस एमएलए आनंद सिंह ने 1 जुलाई को इस्तीफा दिया। सभी बागी पहले से मुताल्लिक किए जाने के बावजूद भी लेजिस्लेटर बोर्ड की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद सिद्धारमैया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की जानिब से दी गए लालच की वजह से उसमें ये फंसे हुए हैं और उन्हें पैसे के साथ साथ वजारत का भी लालच दिया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कांग्रेस जेडीएस सरकार की वापसी होगी। Already 15 MLAs resigned from the MLAship. This government become the minority government. Kumaraswamy has no right to continue as a chief minister, so we insist he has to immediately resign from his post of chief minister. Last 2 days his activities, if we see what we expected of Mr. Ramesh Kumar, looking into his stature, he ought to have immediately accepted the resignations. It is formalities, but he gives time 12th and 15th, and some are in format, some are not in format. I shown the format also. So his attitude shows we have no confidence with him. How BJP is involved in this entire operation? They are the ones who have spoken to these MLAs. They are the ones who are operating all these defections. They are the ones who are accompanying them, booking aircrafts for them, booking luxurious hotels for them, spending crores and crores of rupees. Who is paying for all this? It's the BJP, and it is their decision, and their actions clearly show that this is engineered by the central leadership. तो कर्नाटक का नाटक जो है वो लगातार चल रहा है और लग ही रहा है कि अभी कुछ दिन इसी तरह से माहौल बना रहेगा। और जिस तरह की उम्मीद थी कि कई अराकीन असेंबली जो हैं वो कोर्ट का रुख ना कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है 10 एमएलएज ने, और ये कहा है कि दरअसल असेंबली के जो स्पीकर हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उसकी वो पासदारी नहीं कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है। और इस बीच डीके शिव कुमार मुंबई पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से मायूस ही होना पड़ा। तो क्या इस सब पूरे खेल में दरअसल बीजेपी का क्या रोल है? क्या ये खेल बीजेपी का रचा गया है या कांग्रेस का खुद का रचा गया है? क्या सिद्धारमैया का अपना इसमें क्या कोई इंटरेस्ट है? ये तमाम बातें, अब ये कई तरह के सवाल हैं जो उठ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ विवेकानंद नार्थम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही रमेश ठाकुर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर गुलरेज शेख, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर गुलरेज, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्या कुछ कर रहे हैं आप? अब आप ये मत कहिएगा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र में ये हमने कुछ नहीं किया है, डीके शिव कुमार को उस होटल में जाने से हमने नहीं रोका, उनकी बुकिंग हमने कैंसिल नहीं करवाई, ये सब मत कहिएगा प्लीज। देखें कितने ऊंचे स्ट्रक्चर के लोग हैं। एक तो उनमें से जो जनता दल सेक्युलर के हैं वह फॉर्मर प्रेसिडेंट कर्नाटक का प्रांत रहे हैं जनता दल सेक्युलर के। दूसरे एक जो कांग्रेस के हैं वो 7 या 8 बार के एमएलए हैं। तो इस प्रकार के लोगों को कोई खरीद नहीं सकता। इस प्रकार के इतने ऊंचे लेवल के लोगों को कोई किसी प्रकार का भी प्रलोभन नहीं दे सकता। तो ये जो आए हैं ये कांग्रेस और जेडीएस। गुलरेज साहब, इतनी सिंपैथी जेडीएस कांग्रेस के एमएलएस के लिए, इतनी सिंपैथी, इतना दर्द, इतना उनका आला मुकाम, ऊंचा मुकाम।
नहीं, उनसे ना हमको सिंपैथी है, ना उनके प्रति हमको दर्द है। हमको सिंपैथी है कर्नाटक की जनता से, हमको सिंपैथी है कर्नाटक के उन लोगों से जिनके भविष्य खराब हो रहे हैं मिस गवर्नेंस और नो गवर्नेंस के कारण। हमको हमदर्दी भी उन्हीं लोगों से है जो कर्नाटक के लोग हैं जिन्होंने वोट दिया था। और आप ये देखिए कि जहां तक कि आप मुंबई की बात कर रहे हैं, विधायकों ने स्वयं ने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा है, मुख्यमंत्री से भी और कांग्रेस पार्टी से भी। तो क्या विधायकों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आप ही बताएं। दूसरी बात, जिस प्रकार से कार्यशैली वहां चल रही है, मैं नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन की बात कर रहा हूं। जिस दिन यह सब ड्रामा शुरू हुआ था उस दिन दूरदर्शन का यह समाचार था कि जो 8 विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उनमें से 4 तो खुल के बोल रहे हैं कि सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो आप ये देखिए कि इनके अंतर विरोध के कारण कर्नाटक की जनता सफर कर रही है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में हमको क्या बोलना चाहिए कि नहीं सब ठीक चल रहा है? जी, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप वेट एंड वॉच नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी आग में घी डालने का काम बीजेपी की तरफ से नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जितना आप आंखें गड़ाए देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कीनली वॉच कर रहे हैं। ये सरकार अपने पापों की वजह से, अपने अंतर कलह की वजह से स्वयं ऊंधे मुंह गिरेगी। और जब अच्छा, ये बताइए गुलरेज साहब के फिर मुझे ये बताइए, येदियुरप्पा के पीए जो हैं वो जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनके साथ प्राइवेट प्लेन में क्या कर रहे थे? नहीं, ये बात तो आप येदियुरप्पा जी के पीए से पूछे। देखिए, पीए जो होते हैं सरकारी व्यक्ति होते हैं, वो सभी से संपर्क रखते हैं, हमसे भी रखते हैं, हाँ। कांग्रेस से भी रखते हैं, जनता दल से भी रखते हैं। क्या आपने येदियुरप्पा जी को देखा वहां पर? नहीं देखा। इसलिए ये बात ही बेमानी है। एक प्राइवेट व्यक्ति जो है वो किसी से भी। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि फिर इन एमएलएज ने महाराष्ट्र ही क्यों चुना? इससे पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी हैं, इससे पहले भी बागी हुए हैं एमएलएज कांग्रेस के, जेडीएस के। ये पहला मामला नहीं है, जब से वो सरकार बनी तब से ड्रामा वहां पर चल ही रहा है। इस बार मुझे बताइए, इतनी बड़ी तादाद में रेजिग्नेशन देना और सीधा महाराष्ट्र सरकार की शरण में चले जाना, ये देखिए, कोई आंख बंद करके कान बंद करके भी अगर देखेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा क्या हो रहा है। नहीं, आप महाराष्ट्र मत बोले। यदि वे लातूर जाते, यदि वे शिरडी जाते तो आप महाराष्ट्र कहते, बात मानी जाती। मुंबई जो है भारत की एक तरह से आर्थिक कैपिटल है और मुंबई हर कोई जाता है, तो वो मुंबई जाना उन्होंने पसंद किया, ये तो उनकी चॉइस है। ये मुंबई जाते या दिल्ली जाते, यदि मैं मानता इस बात को कि यदि वो सोलापुर जाते, यदि वे लातूर में जाते, यदि वे कुछ दूसरी जगह पर जाते, धुले जाते, तो मैं महाराष्ट्र मानता। लेकिन आप मुंबई को केवल महाराष्ट्र तक मत सुकेड़े। ओके, और आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। आपको लग रहा है अगर सिचुएशन ऐसे बिगड़ती है तो भी आपको फायदा है, और क्योंकि आपके भी 105 आपके एमएलएज हैं फिलहाल, और अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है, अगर इलेक्शन कराना पड़े तब भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अभी आपने लोकसभा इंतखाबात में बेहतरीन वहां पर परफॉर्मेंस किया है। तो आपके लिए तो दोनों तरह से विन विन सिचुएशन ही है। देखिए, मेरे दोनों हाथ खाली है, पहली बात तो लड्डू की बात नहीं है। लेकिन जहां तक कि यदि चुनाव होते हैं तो चुनाव में आप ये बात मत करें कि चुनाव होंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो जनता का मत होता है। जिन चुनावों में हमको 303 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला, वहीं पर वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई, हमारी सरकार नहीं बनी। वहीं बीजू जनता दल ने उड़ीसा में सरकार बनाई, हमारी सरकार नहीं बनी। तो ये तो जन आशीर्वाद और जन भावनाएं होती हैं जिसके अनुरूप परिणाम आते हैं। ओके, तो यदि चुनाव होते हैं तो, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं, यहाँ गर्भपात हो रहा है लोकतंत्र का कर्नाटक में, और गर्भपात होते हुए हम देख रहे हैं, हमको दुख होता है। जी, लेकिन आप ये तो बताइए गुलरेज साहब कि यही अगर किसी बीजेपी शासित अगर किसी स्टेट में हो रहा होता और कोई असेंबली स्पीकर पर या गवर्नर पर किसी तरह का क्वेश्चन उठा रहा होता, तो आप ही लोग कहते कि इन लोगों को डेमोक्रेसी में या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे इंसान में इनको कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट ये लोग नहीं करते, यकीन नहीं है। अभी सेम बात आपकी तरफ से की जा रही है। आपके एमएलएज ने असेंबली के बाहर जाकर प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि दरअसल वहां के जो असेंबली स्पीकर हैं वो अपने पद की गरिमा को नहीं रख पा रहे हैं। नहीं, आप निष्पक्ष है ना।
मैं तो बायस को हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी से होगा उसके प्रति बायस होगा। आप ही मुझे बताएं कि ऐसी सिचुएशन में स्पीकर ने सही किया है क्या? पहली बात तो उन्होंने सैटरडे को वो बोल दिए मैं बाहर हूं, उन्होंने फिर मंडे का दिन इनको दिया, फिर ट्यूसडे के दिन का कहा और ट्यूसडे को नई उन्होंने चीजें ले आए, ड्रामा करना शुरू हो गया। तो क्या आपको नहीं दिखता बतौर जर्नलिस्ट? देखिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं, हर अच्छा जर्नलिस्ट जो होता है वो राजनीतिक विश्लेषक भी होता है और निष्पक्ष विश्लेषक होता है। तो आप मुझे बताएं बतौर जर्नलिस्ट आपका विश्लेषण क्या बोलता है कि जो वहां पर स्पीकर कर रहे हैं वो पार्टीजियन वे में नहीं चल रहे क्या? ओके, चलिए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट ही हैं रमेश ठाकुर साहब, मैं उनका रुख कर लेती हूं। रमेश साहब मुझे बताइए, कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी से पलड़ा झाड़ेगी, वो ये कहेगी कि उसका किया धरा नहीं है, उसका कोई भी किसी तरह कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ वेट एंड वॉच कर रही है। लेकिन क्या वाकई में आपको सिचुएशन ऐसी ही नजर आती है? देखिए, राजनीति में दो चीजें होती हैं। राजनीति में दो चीजें सिखाई जाती हैं, पहले कि भी अपनी गलती मत मानो, और दूसरा जो आप पासा फेंको उसको ये कभी मत कहो कि हमने पासा फेंका है। गुल्ले साहब बिल्कुल बड़े ईमानदारी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है कि हम बेचैन बात कर रहे हैं। जिस तरीके से नजरें उन्होंने बना के रख रखी है, चाहे एक छोटे कार्यकर्ता से लेके चाहे राजनाथ सिंह का भी बयान आ गया है कि हम बड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं। दरअसल क्या, नजर बनाने से पहले जो आपने दूरबीन फेंक दी है ना, तो आपके पास नजर बनाने के अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं है। अब बुसरा जी ने बहुत अच्छी बात कही आपने कि दोनों तरह से चाहे चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, आपको फायदा है वहां पे। अब अगर सियासी राजनीति की अगर एक पटकथा यहाँ पे पढ़ी जाए, पूरे मामले को अगर देखा जाए, तो इस समय कुमारस्वामी के पास बहुत अच्छा मौका है कि अगर राजनीतिक शुचिता को दिखाने के लिए स्वच्छ राजनीति करने का एक अगर तस्वीर इनको पेश करनी पड़े, तो वो बहुत अच्छा मौका है जो हाथ से गंवा रहा है। इस समय इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको तुरंत विधानसभा भंग करने के लिए अर्जी दे देनी चाहिए। अगर आपके पास, आपको लगता है कि आप बहुत मजबूती से काम कर रहे हो, जनता आपके पास है, जनार्दन आपके साथ में है, तो आप दोबारा से चुनाव में जा सकते हो। अगर आपको ये भी लग रहा है कि अगर ये पासा हमारे हाथ से निकल गया और बीजेपी ने अगर उसको कैच कर लिया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। अगर उसके बाद अगर चुनाव होते हैं, पूरे घटनाक्रम जिस तरीके से थम जाएगा, तो आप उसके बाद अगर आप जीत जाते हो तो भी लड्डू आपके हाथ में है। लेकिन आप इस समय मौका भाजपा को दे रहे हो। जिस तरीके से वहां पे घटनाक्रम चल रहा है, अब एक आरोप ये भी जल्दी लगा, किसी चैनल पे चल रहा था कि जो इस समय बीजू भाई समय जो राज्यपाल हैं, वो तो मोदी के बहुत टच में है। कुछ साल पहले की वो कहानी बता रहे हैं, जब वो विधायक हुआ करते थे गुजरात में, तो अपनी सीट छोड़ के उन्होंने मोदी साहब को अपनी सीट दे दी थी। हो सकता है उसका वो फायदा मिले। ये सारे इस तरीके क्यास लगाए जाने शुरू हो गए। लेकिन सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया है। आपके पास नंबर ऑफ संख्या की जब बात की जाए तो उतनी अभी कम नहीं है कि सरकार गिरने की नौबत आ गई है। और दूसरी बात है, राज्यपाल ने आपको एक अच्छा मौका दे दिया। जितने विधायकों ने रेजिग्नेशन वहां पे दिया था, वो स्वीकार नहीं किया गया है। इसका मतलब आपके पास रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन इस रास्ते के बीच में आपको इस समय मनोवैज्ञानिक तौर से, और जो आपका थिंक टैंकर है वहां पे, उनके साथ में मीटिंग करके भविष्य की राजनीति, इसके बाद क्या हो सकता है, उस पर आप लोग फैसला ले सकते हो। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं कुमारस्वामी की तरफ से बहुत देरी हो रही है, क्योंकि इस समय बोल्ड जो स्टेप लेने की जरूरत है, क्या आपको लग रहा है ये एक तरह का खेल जो है ये सिद्धरामैया का भी हो सकता है? सिद्धरामैया और कुमारस्वामी के किस तरह के रिश्ते हैं? उनका 36 का आंकड़ा है, हो सकता है उससे भी ज्यादा का हो गया हो अब तो। और क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जो एमएलएज हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है कांग्रेस के, उनमें से 5 से 7 ऐसे एमएलएज हैं जो सिद्धरामैया के बेहद करीबी हैं और उनके एक तरह के राइट हैंड माने जाते हैं। नहीं, देखो, इस तरह के राजनीति में आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन धरातल पे चीजें कुछ दिखाई नहीं देती हैं। पिछले साल मई में जब 25 तारीख को कुमारस्वामी ने अपने विश्वास मत जिस तरह में हासिल करा था, परेड करवाई थी राजभवन में जाके, तो कहानी उसी समय से लिख दी गई थी कि ये सरकार ज्यादा लंबा टाइम काट नहीं पाएगी। अगर काटेगी भी तो उनके राहों में इस तरह कांटे बिछा दिए जाएंगे जो इनको चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब 5 नहीं, ये तो कोई लोग ये कह रहे हैं कि दर्जन भर ऐसे विधायक हैं जो इस समय जेडीएस और कांग्रेस के हैं, जो इस समय भाजपा के पाले में आना चाहते हैं। उनको मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है, तो कुछ पैसों का भी ऑफर दिया जा रहा है। जब सरकारें स्थिर होती हैं और जब डामाडोल स्थिति होती है, तो इस तरीके से आरोप लगना लाजमी हो जाता है। लेकिन अब ये देखा जाए कि
पूरे राज्य की जो जनता है कम से कम उनके साथ में बेईमानी हो रही है। उन्होंने उस समय आपको समर्थन दिया, आपको बहुमत के साथ में या फिर दोनों पार्टियों के साथ में जुड़ के एक मौका आपको दिया सरकार बनाने का, वो आप यथावत नहीं रह पाए क्योंकि जनता की जिस तरह की आकांक्षा आपके ऊपर थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। अगर इसके बाद बीजेपी सरकार बनाती है तो वो जनादेश बीजेपी के लिए नहीं था, वो जनादेश आपके लिए था। तो इस सूरत में अगर देखा जाए तो ये जो राजनीतिक स्थिरता इस समय आई हुई है तो उसका कारण तो यही है कि इस समय विधानसभा को भंग करा जाए और दोबारा से चुनावों में जाए। विवेकानंद जी, क्या आपको लग रहा है, अभी हमने देखा डीके शिव कुमार जो हैं वो दरअसल कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, मैनेजर माने जाते हैं। तभी भी हमने देखा है कि एक मुश्किल की कोई घड़ी होती है कर्नाटक में खास तौर पर, तो हमने देखा है कि वो एक तरह से संकट मोचक की तरह आते हैं और चीजों को तमाम उसको वो संभाल लेते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि इस बार चीजें उनके हाथों से भी फिसल गई हैं। जिस तरह से हमने मुंबई के उस होटल का हमने ये देखा वाकया कि उनको अंदर तक नहीं जाने दिया गया, डीके शिव कुमार गो बैक के वहां नारे तक लगाए गए। हाँ देखिए बुशरा जी, मुद्दा ये है कि अगर वो क्रिएटेड अगर फिशर है, क्रिएटेड डिसएग्रीमेंट है, अगर कोई बाहरी फोर्स है जो डिसएग्रीमेंट क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से ये सारे जो एमएलएज है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, अगर ऐसी परिस्थिति होती तो उनके लिए कुछ करने के लिए बच जाता। पर ये जो है, ये जो एक अनहोली और अननेचुरल अलायंस जो बना था इनके बीच में, आप देखिएगा कि अभी मेरे को पैनलिस्ट राजेश जी कह रहे थे कि ये जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मुझे बताइए, बीजेपी को 104 सीटें मिली है, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 38 सीटें मिली है। ये किसके लिए जनता ने अपना प्रतिनिधित्व दिया? तो हंग असेंबली थी। देखिए एक तरह से देखा जाए तो हंग असेंबली थी क्योंकि बीजेपी को भी कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। इसी वजह से येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट हार गए थे। जी जी, नहीं मैं मानता हूं, लेकिन अगर उस सेंस में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से कांग्रेस और जेडीएस के लिए भी कोई अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए वो कोई मैंडेट नहीं था। आप अगर कंपैरेटिव सेंस में, यहाँ पर हमको कंपैरेटिव सेंस में देखना पड़ेगा, तो कंपैरेटिव सेंस में ये बीजेपी के लिए मैंडेट था। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये पूरा अलायंस ही एक अपॉर्चुनिस्टिक, अनहोली और अननेचुरल अलायंस था। और इस पहले दिन से ही लेकिन इस सरकार की देखिए अगर आप अनहोली और इस तरह का अगर आप अलायंस कहें तो ऐसे अलायंस तो बहुत जगह हो चुके हैं जिसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व रही, इसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व रही है। तो सियासत में अनहोली पीडीपी के साथ अलायंस किया था ना, जी अनहोली अलायंस था। जी वही मैं कह रही हूँ, नहीं चल पाया। जी यही मैं कह रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ। ऐसे बहुत सारी सियासी जमातों ने किया है ये बात कि पीडीपी के साथ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये लॉजिक बिल्कुल कनेक्ट करता है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा था। फिर भी गुलरेज जी 3.5 साल आपने चलाई सरकार, लेकिन नहीं चल पाई ना पूरी जी चलाई, लेकिन आपने 3.5 साल फिर भी सरकार 6 वर्ष की टर्म होती है, पूरी नहीं हो पाई। जी बुशरा जी, मैं आपको एक इतिहास में इस प्रकार की जो पहले भी आप देखेंगे तो 2004 में जब सरकार बनती है, आप अगर देखेंगे तो उसमें 2004 में आप देखें तो उसमें बीजेपी को 79 सीट्स थी और कांग्रेस को 65 और जेडीएस को 58 सीटें थी। आप उस समय फिर बाद में 65 और 58 सीट मिला करके कांग्रेस और जेडीएस की सरकार 2004 में बनी थी। ठीक है, आप देखेंगे तो उसके बाद में वो सरकार जो है, धर्म सिंह उस सरकार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो सरकार 20 मंथ्स चलती है। अब सिर्फ मैं कांग्रेस के लिए ही नहीं कहूंगा, इसी प्रकार की अनहोली अलायंस जो बीजेपी के साथ, उसके बाद में क्या हो कि ये जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस टूट गया, उसके बाद में बीजेपी और जेडीएस का अलायंस बनता है। वो भी सरकार जो है, जेडीएस के चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी 20 महीनों तक ही रहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि इंस्टेबिलिटी का माहौल है और 2008 में और इलेक्शन होते हैं। जी 2008 में देखा जाए तो इसीलिए इसे गुलरेज जी इसे ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है 2008 में भी इसी तरह से कुछ करने की कोशिश की गई थी, फिर उपचुनाव कराए गए थे और उसके बाद येदियुरप्पा की सरकार बनी थी। तो ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है, फिर से उसी तरह की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल गलत बात है। ये कोई ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 नहीं है। ये तो कांग्रेस और जनता दल मिलकर कर्नाटक की जनता का ऑपरेशन कर रहे हैं और जनता का इनको जो शाप है ना, उसकी वजह से इनकी सरकार गिरेगी और आज के बाद कभी नहीं बनेगी। इतनी खराब सरकार, इतनी निष्क्रिय सरकार, ऐसी कमजोर सरकार जिसका मुख्यमंत्री कैमरे के सामने जाकर रोता हो भरी महफिल में, जनता ने कभी नहीं देखी। और ये तो एक, मैं बोलता हूं कि सीधे सीधे ये अबॉर्शन कर रहे हैं, जिसको ट्रुथ का भी, अबॉर्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अबॉर्शन ऑफ ट्रुथ हमारी आंखों अच्छा ये के बताइए, सामने हो रहा है। अच्छा ये बताइए और हम गुलरेज लोग साहब, देख रहे हैं और रो रहे हैं। अभी आपके पास 105 आपके पास एमएलएज हैं। अगर ये तमाम एमएलएज जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अगर इनका कबूल हो जाता है इस्तीफा और वाकई में ये निलंबित हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको सिर्फ एक एमएलए की जरूरत होगी हुकूमत बनाने के लिए। और इंडिपेंडेंट एमएलए जो है नागेश, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो क्या फिर बीजेपी हुकूमत बनाएगी? क्योंकि फिर से आप एक तरह से कर्नाटक की हुकूमत अगर बीजेपी ऐसे करती है तो फिर ठगासा महसूस करेगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर फिर उपचुनाव कराने पड़ेंगे। नहीं, ये तो राज्यपाल महोदय पर और जो कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लोर टेस्ट करवाएंगे, दूसरों को बुलाएंगे या असेंबली को भंग करके पुनः वहां पर चुनाव करवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनके निर्णय पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं। And you won't take the advantage of the situation? नहीं, एडवांटेज क्या लेना है? वहां तो पूरा जनता जो है वो डिसएडवांटेज में है, उनकी समस्याओं का निवारण करना है। हम क्या एडवांटेज लेंगे? हम तो जनता के नुमाइंदे बनकर हम जनता के लिए बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, इसके और बहुत से पहलू हैं जिस पर बात करनी होगी, इसकी टेक्निकलिटीज जो है उस पर भी बात करनी होगी, लेकिन